हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार सिंह आपको हृदय से नमस्कार करता हूं। और आज हम फिर आप लोग के सामने नए वीडियो में आए हैं, आपका अपना चैनल नॉलेज जैक्सन मस्ती में। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आज जून 2021 की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर ये पार्ट 2 होगा। तो बहुत ही महासंग्रह प्रश्नों से अवगत कराएंगे। तो बिना देर किए हुए जून 2021 की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के लिए तैयार हो जाएं। तो दोस्तों, चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? ये है दोस्तों 5 जून को। 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। हर साल 5 जून को विश्व स्तर पर ये जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका थीम जो है इस साल का रिमेजिन रिक्रिएट रीस्टोर है, यानी इसका मीनिंग होता है पारिस्थितिक तंत्र की बहाली। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यह हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो ये होगा आपका 7 जून को। 7 जून को ही विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। इसका जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ये 7 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य है कि खाद्य से जोखिम रोकथाम ये सब जागरूकता को बढ़ावा देना। तो इसका थीम है सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो, यानी स्वास्थ्य कल के लिए आज का सुरक्षित खाना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एनजीटी ने किस राज्य में विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? तो ये है आपका गुजरात। ये गुजरात में ही मंजूरी दिया गया है। तो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की यानी एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्रधान पीठ ने हाल ही में बड़ोदरा, जो कि गुजरात में है, और अन्य अधिकारियों को विश्वामित्री नदी कार्य योजना को लागू करने का निर्देश दिया था। इसमें था सीमांकन, वृक्षारोपण एवं नदी की अखंडता को बनाए रखने के लिए। तो इसका एनजीटी का अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल। एनजीटी मुख्यालय नई दिल्ली में है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। तो आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना का वाइस चीफ कौन बना है? तो ये है आपका एयर मार्शल विवेक राय चौधरी। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पर। ये जो है विवेक राय चौधरी को वायुसेना का मुख्यालय में नया उप वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो आपको पता है वायुसेना का अध्यक्ष पिछले वीडियो में बताए थे राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। और थल सेना का आपको पता ही है, और जल सेना का करमबीर सिंह। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारतीय नौसेना का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत को 40 वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया, उसका नाम क्या है? तो ये हाल ही में है, इसका नाम है INS संध्या। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। भारतीय नौसेना का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत संध्या 40 वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद सेवा मुक्त हो जाएगा। तो ये जो है आपका नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। तो इसका चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में FIH
द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम कौन से स्थान पे है? तो दोस्तों बता दें, ये जो है भारत चौथे स्थान पे है। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। हाल ही में भारतीय पुरुष टीम ने अपना चौथा स्थान बनाए रखा, जबकि महिला टीम नवीनतम रैंकिंग में 9वें स्थान पे रही है। बेल्जियम मौजूदा विश्व और यूरोपीय चैंपियन तालिका में शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का स्थान है। नीदरलैंड तीसरे स्थान पर है। महिला श्रेणी में नीदरलैंड की महिला टीम शीर्ष पर है। तो हॉकी इंडिया के प्रमुख अभी है ज्ञानेंद्र निंगोमवाम। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष पर कौन राज्य रहा? तो ये है आपका केरल, जो कि शिक्षित में सबसे आगे। चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। ये जो है केरल के नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 के तीसरे संस्करण में शीर्ष स्थान बरकरार रखा, जबकि बिहार को सबसे खराब प्रदर्शन वाला राज्य घोषित किया गया है। भारत के SDG इंडेक्स का तीसरा प्रतिपादन 3 जून को नीति आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार द्वारा लॉन्च किया गया था। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और वर्तमान में उसका अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है, और ये योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग लाया गया था। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। अक्टूबर 2021 में दूसरे संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे होगा? ये है आपका चीन। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 14 से 16 अक्टूबर 2021 बीजिंग चीन में आयोजित किया जाएगा। यह दुनिया भर में अस्थायी परिवहन प्राप्त करने की दिशा में अवसरों, चुनौती और समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करेगा। यह सम्मेलन 2016 में अस्वागत तुर्कमेनिस्तान में आयोजित पहले वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन का अनुमान करेगा। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। जून 2021 में आयोजित ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये भारत क्या है दोस्तों। तो चलते इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। भारत के वर्तमान विदेश मंत्री है S जयशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ब्रिक्स के विदेश मंत्री की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री ने भाग लिया था। ये ब्रिक्स में जो है 5 प्रमुख उभरते देश था, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। और ये दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था। भारत 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में व्हाट्सएप ने भारत में किसे शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? यानी कंप्लेंट ऑफिसर। ये है प्रवेश विलाल। तो चलते इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। फेसबुक के स्वामित्व वाले मैनेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने प्रेस विलाल को अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया। तो इसके व्हाट्सएप के CEO है आपका विल केथकार्ट। व्हाट्सएप का मुख्यालय मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, अमेरिका। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जून 2021 में WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये है डॉक्टर पैट्रिक आमोथ। तो WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष अभी है डॉक्टर पैट्रिक आमोथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन, इसके इम्पैक्ट कुछ फैक्ट पर। ये केन्या के स्वास्थ्य मंत्रालय के डॉक्टर पैट्रिक आमोथ को 1 वर्ष की अवधि के लिए WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह घोषणा 2 जून 2021 को WHO के कार्यकारी बोर्ड के 149वें सत्र के दौरान वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किया गया था। श्री अमोथ ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह ली, जिन्होंने 2 जून 2021 को WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। डॉक्टर वर्धन 2023 तक WHO के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य बने रहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार
आयोग मतलब NHRC के नए अध्यक्ष कौन होंगे? ये होंगे आपका अरुण कुमार मिश्रा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन, इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश था ये अरुण कुमार मिश्रा, जिसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाने की सिफारिश की गई है। तो इसके चयन पैनल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह थे। तो इसमें है NHRC का गठन जो है आपको बता दें 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। इसका क्षेत्रीय अधिकार भारत सरकार के पास है और मुख्यालय तो नई दिल्ली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये है विक्रमजीत सेन। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। IBF ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस विक्रमजीत सेन को अपने नवगठित स्वनियामक निकाय यानी डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिलिंग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ये DMCRC का गठन सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के जनादेश के अनुसार किया गया है। यह कदम प्रसारकों और OTT प्लेटफॉर्मों को एक साथ लाने के लिए किया गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जून 2021 में जारी सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान है? तो ये है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये पहले स्थान पे है। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 ने घोषणा की है। तो ये यूनिवर्सिटी ने विश्व स्तर पर रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया, वो था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपका था मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद आया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्थान है। तो सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 के अनुसार भारतीय पैक का नेतृत्व IIM अहमदाबाद करता है। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो यह है जस्टिस NV रमन्ना। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। ये जो है रमन्ना 24 अप्रैल 2021 को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। ये रामनाथ कोविंद ने इसे शपथ ग्रहण करवाया और उन्होंने शरद अरविंद बोबड़े यानी SA बोबड़े की जगह ली है, तो जिनका कार्यकाल 23 अप्रैल को समाप्त हो गया था। जस्टिस रमन्ना 26 अगस्त 2022 तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा देंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। WHO ने भारत में सबसे पहले पाए COVID-19 यानी कोरोना वायरस वेरिएंट का नाम क्या रखा था? तो इसमें था आपका कप्पा डेल्टा, दोनों था। तो चलते इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। तो WHO ने भारत में पहली बार पाए गए COVID-19 के 2 वेरिएंट को आसानी से कहने वाले लेबल दिए हैं। तो 2 वेरिएंट था B.1.617.1 और B.1.617.2। तो COVID-19 के पहला था कप्पा और दूसरा था डेल्टा। WHO की स्थापना आपको पता ही है 7 अप्रैल को 1948 को हुआ था। WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अभी वर्तमान अध्यक्ष उसका डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेसस है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अंकुर योजना किस राज्य सरकार शुरू की गई है? तो ये है आपका दोस्तों मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अंकुर योजना की शुरुआत की है। ये जो है ये प्राण वायु पुरस्कार, इसको भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किया गया। प्रतिभागियों को पौधा लगाते समय एक तस्वीर अपलोड करनी होगी और फिर 30 दिन तक पौधे की देखभाल करने के बाद दूसरी तस्वीर अपलोड करनी होगी, तभी उसको प्राण वायु पुरस्कार दिया जाएगा इस पहल में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यह है पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक कौन है? तो इनके हैं आपका बहुत ही पुराना खिलाड़ी रवि शास्त्री। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। ये रवि शास्त्री अब अपना प्रकाशन शुरू कर दिया है। ये इसका पुस्तक है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। तो नाम से ये पहली पुस्तक है। इसमें लगभग 60 उदाहरण पर प्रतिभाओं के बारे में लिखा गया है जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये है आपका सुबोध कुमार जायसवाल। जी हाँ, सुबोध कुमार जायसवाल है। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। इम्पोर्टेंट फैक्ट है आईपीएस अधिकारी है ये सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया गया है। जायसवाल 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। तो बीते फरवरी महीने में आर के शुक्ला के रिटायर होने के बाद जो है उसका एजेंसी के प्रमुख पद रिक्त चल रहा था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नेशनल एआई पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन और नेस्कॉम, ये सभी इसमें हिस्सा लिया है। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। तो चलते हैं अगले इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। 28 मई 2021 को नेशनल एआई पोर्टल ने एक वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए अपना पहला वार्षिकोत्सव मनाया। यह पोर्टल निम्नलिखित की साझा पहल है: इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन और नेस्कॉम। इस पोर्टल को केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने 30 मई 2020 को लॉन्च किया है। 1 ईयर ऑफ इंडिया एआई शीर्षक के तहत एक रिपोर्ट भी जारी किया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नया नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो इसका नाम रखा जाएगा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। ये जो है IBF यानी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन कर दिया गया है। तो IBF डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए अपने दायरे का विस्तार कर रही है। यह कदम ब्रॉडकास्टर और OTT यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को एक साथ लाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा DIVABZI क्या है? ये एक दवा है दोस्तों, ये दवा है। ये दवा के बारे में चलते बताते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। ये है पेनिसिलिन विली में पेरलमैन स्कूल ऑफ मेडिसिन के नाम से इसको दवाई के रूप में कोविड-2 से सार्स यानी विषाणु से होने वाला चूहों में गंभीर कोविड-19 को रोकने के अत्यधिक प्रभावी है। तो यह दवा चूहों में कोरोना वायरस के वेरिएंटर को ब्लॉक करने में सक्षम है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो यह हाल ही में चर्चा में रहा कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में बनाया गया? तो यह है आपका मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश में ही कूनो नेशनल पार्क बनाया गया। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इस वर्ष के अंत में दक्षिण अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीते लाए जाने की उम्मीद है। यह पार्क मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित है, जिसमें 4 सींग वाले मृग, चिंकाड़ा, नीलगाय, चित्तेदार हिरन और जंगली सुअर पाए जाते हैं। गौरतलब है कि भारत में 1952 में चीता विलुप्त घोषित कर दिया गया है। तो ये था कूनो नेशनल पार्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी, ये किस देश में अवस्थित है? ये तो आपको कांगो में है दोस्तों। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी अफ्रीकी देश कांगो में स्थित है। लगभग 2 दशक के बाद यह कांगो के गोमा शहर के नज़दीक स्थित यह ज्वालामुखी फट गया है। यह ज्वालामुखी पिछले बार 2002 में फट गया था, वहाँ सैकड़ों लोग मर गए थे। यह पूर्व मध्य अफ्रीका के विरुंगा पर्वत में अवस्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 21 मई को मनाया गया था दोस्तों। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। हर वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता के मुद्दों की समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाने की घोषणा की है। तो इस वर्ष का 2021 का थीम था हम समाधान का हिस्सा हैं, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन रखी गई है। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अंडर 70 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? तो ये है आपका भारत। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा। फीफा की घोषणा के अनुसार इसका आयोजन अक्टूबर 2022 में होगा। तो 2023 का महिला फुटबॉल विश्व कप न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा भेड़ाघाट लम्हेटा घाट किस राज्य में है? ये है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। इम्पोर्टेंट फैक्ट है भारत के 6 स्थानों पे जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया है। ये 6 स्थान वाराणसी का गंगा घाट है, तमिलनाडु का कांचीपुरम मंदिर है, मध्य प्रदेश का सतपुरा टाइगर रिजर्व है एवं भेड़ा घाट लम्हेटा घाट, कर्नाटक के हीरे बेंगल मैग्लिथिक साइट और महाराष्ट्र की मराठा मिलिटी वास्तुकला है। वर्तमान में आपका भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो है 38 यानी 38 है। तो चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की दौर में। तो अगला क्वेश्चन है आपका हाल ही में INS राजपूत को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया। यह भारतीय नौसेना कौन सा डिस्ट्रॉयर है? यह है पहला। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। ये जो है राजपूत को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसे 41 वर्ष की सेवा के बाद यानी 41 ईयर सेवा देने के बाद सेवा मुक्त किया है। भारतीय नौसेना का पहला डिस्ट्रॉयर है। तो इससे भूतपूर्व सोवियत संघ यानी रूस द्वारा बनाया गया था। इस पोत ने विभिन्न ऑपरेशन जैसे ऑपरेशन अमन, ऑपरेशन पवन आदि में अहम भूमिका निभाया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? यह है 11 मई को। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। WHO विश्व साझेदार हर साल 31 मई को यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस को मनाया जाता है। इस वर्ष का जो है थीम है, विषय है छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध
है। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO द्वारा तंबाकू के उपयोग पर नियंत्रण हेतु सम्मानित किया गया है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लगातार चौथे कार्यकाल के लिए सीरिया के राष्ट्रपति 4 बार बशर अल असद को नियुक्त किया गया है, यानी राष्ट्रपति बने हैं बशर अल असद, सीरिया के चौथे बार राष्ट्रपति। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। ये जो है लगातार चौथे यानी 7 साल के कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित किया गया है। तो 55 वर्षीय है ये असद। सीरिया 17 जुलाई 2000 से सीरिया के 19वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत है। चुनाव की पूर्व संध्या पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली ने कहा कि मतदान ना तो स्वतंत्र था और न ही निष्पक्ष। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता को स्पेन के शीर्ष से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह है भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। यह है भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन। ये को सामाजिक विज्ञान में स्पेन द्वारा 2021 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो प्रिंसेस ऑफ एस्ट्रियस अवार्ड स्पेन में प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस फाउंडेशन द्वारा दुनिया भर के व्यक्तियों, संस्थाओं या संगठनों को दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है जो विज्ञान, मानविकी और सार्वजनिक मामलों में उल्लेखनीय पर उपलब्धियों हासिल करते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 5 जुलाई से जेफ बेजोस के स्थान पर अमेजन के नए CEO कौन बनेंगे? ये है एंडी जेसी को बनाया जाएगा ये अमेजन के नए CEO। तो चलते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। अमेजन कंपनी के एक शेयर धारक बैठक में घोषणा की एंडी जेसी आधिकारिक तौर पर 5 जुलाई को अमेजन के CEO बन जाएंगे। तो यह जो है घोषणा है कि जेसी ने अमेजन वेब सर्विसेज के वर्तमान CEO हैं। फरवरी में कंपनी के CEO के रूप में जेफ बेजोस का स्थान लेंगे। तो बेजोस अमेजन के बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। तो इसकी स्थापना जो है 5 जुलाई 1994 को हुआ था। मुख्यालय वाशिंगटन में है, सिएटल वाशिंगटन अमेरिका में पड़ता है। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में वर्चुअली आयोजित 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसने की? तो यह भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को कुछ देख लेते हैं। ये परिवार कल्याण मंत्री एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष अभी वर्तमान में डॉक्टर हर्षवर्धन है। तो ये जो है 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की है। डॉक्टर पैट्रिक आमोद को 1 वर्ष के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी अध्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कोविड-19 की वजह से अनाथ होने वाले बच्चों के लिए वात्सल्य योजना यानी वात्सल्य योजना किसने लॉन्च किया है? ये राज्य है आपका उत्तराखंड। तो इस योजना के तहत 3000 रुपये प्रति माह भत्ता और फ्री शिक्षा दिया जाएगा वो अनाथ बच्चे को। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अभी वर्तमान में जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चे के लिए वात्सल्य योजना चलाया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार 21 वर्ष की आयु तक इनके भरण पोषण, शिक्षा, रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के ऐसे अनाथ बच्चों को 3000 रुपये प्रति माह भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को सलाम करता हूं जिन्होंने इतनी बड़ी कदम उठाई है। तो उनका अभी उत्तराखंड के जो है राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सबसे अमीर एथलीट्स की सूची में शीर्ष पर कौन है? ये है कोनोर मैकग्रेगर। तो चलते हैं इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। यह है फोर्ब्स ने वर्ष के 10 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट्स अपनी वार्षिक सूची जारी किया है। UFC स्टार कोनोर मैकग्रेगर ने पिछले एक साल में $180 मिलियन की कमाई करके जो है फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पछाड़कर दुनिया में सबसे अधिक भुगतान पाने वाला एथलीट बन गया है। तो ये फोर्ब्स की सूची में कोनोर सबसे ऊपरी स्थान पे है, फर्स्ट स्थान। तो आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट स्थान, सेकेंड स्थान मेसी का है, अर्जेंटीना का है, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो तीसरे स्थान पे है। तो इस तरह का आपका नेमार छठे स्थान पर है, रोजर फेडरर 7वें स्थान पे है, लुइस हैमिल्टन 8वें स्थान पे है। तो इस प्रकार था सूची। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महासंघ हॉकी महासंघ FIH का अध्यक्ष ये जो है नरेंद्र बत्रा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका कुछ इम्पोर्टेंट देख लीजिए पहले। नरेंद्र बत्रा को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष रूप में चुना गया है। वह 2024 तक पद संभालेंगे, क्योंकि FIH ने कार्यकाल को 4 से घटाकर 3 साल कर दिया है। तो IOA यानी अंतर्राष्ट्रीय भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य भी है ये नरेंद्र बत्रा। तो वर्तमान में इसका मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में है और इसका CEO है थीरी वेल। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कौन से ब्राउज़र को 15 जून 2022 से रिटायर यानी बंद करने की घोषणा की है? यह है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। ये जो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने प्रतिष्ठित इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र को लॉन्च करने के 25 से अधिक वर्षों के बाद 15 जून 2022 से बंद करने का फैसला किया है। तो ये जो ब्राउज़र 1955 में लॉन्च किया था, माइक्रोसॉफ्ट अनुशंसा करता है कि उसके उपयोगकर्ता 15 जून 2022 से पहले माइक्रोसॉफ्ट एज 2015 में स्थानांतरित हो जाएं, ताकि अधिक तेज और सुरक्षित ब्राउज़र का अनुभव पा सके। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो ये तो हम बताए भी थे पहले, 22 मई को मनाया गया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने महासागर अवलोकन उपग्रह हैयांग 2D का परीक्षण किया है? यह है आपका चाइना, कोरोना वायरस वाला देश। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। चीन ने एक सभी मौसम और 24 घंटे गतिशील महासागर पर्यावरण निगरानी प्रणाली बनाने के अपने प्रयास के तहत एक नया महासागरीय निगरानी उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा में भेजा, जो समुद्री आपदाओं पर प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करेगा। उपग्रह को लॉन्च मार्च 4V रॉकेट द्वारा उत्तरी पश्चिमी चीन में डिचॉन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से हैयांग 2D HY2D उपग्रह ले जाने के लिए लॉन्च किया गया था। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम चीन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन CNSA है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा के गठन को, नहीं विधानसभा तो सभी राज्य में है, विधान परिषद है गठन को, ये जो है मंजूरी दे दिया है? तो पश्चिम बंगाल है, यहाँ की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता दीदी है।
तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। ममता बनर्जी की अध्यक्षता में पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में बता दें आपको कौन कौन राज्य में विधान परिषद है, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश, और एक पश्चिम बंगाल भी आने वाला है, मंजूरी दिया है। तो इनका ट्रिक हम अपने जो है यूट्यूब चैनल नॉलेज जंक्शन मस्ती पे बना दिए हैं, तो एक बार जाके उस ट्रिक को देख लें, ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं भूल पाओगे। तो चलते हैं इसके ये कुछ इम्पोर्टेंट और फैक्ट देख लेते हैं। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत स्थापित होता है, यानी विधान परिषद। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बता दिए थे ममता बनर्जी है, और राज्यपाल अभी है जगदीश धनखड़। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत में किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक मिला है? यह है आपका रमेश पोखरियाल। ये जो है रमेश पोखरियाल को दिया गया है। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। यह है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक दिया गया है। तो यह सम्मान विश्वव्यापी महर्षि संगठन और उसके विश्वविद्यालयों द्वारा दिया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? ये बहुत ही स्टार खिलाड़ी है टेनिस का। राफेल नडाल स्पेन का है, और नोवाक जोकोविच ये सर्बिया का है। तो ये तीनों खिलाड़ी जो है आपका टेनिस स्टार। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। ये है राफेल नडाल ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर 10वीं बार इटालियन ओपन खिताब जीता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इटालियन ओपन टेनिस यानी महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? यह है इगा स्विएटेक। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। तो ये जो है राफेल नडाल दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर 10वां इटालियन ओपन खिताब जीता है। महिला वर्ग में पोलिश किशोरी इगा स्विएटेक ने चेक 9वीं वरीयता प्राप्त कैरोलिन प्लिस्कोवा को हराकर इटालियन ओपन खिताब जीती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 6ठा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? यह है आपको 17 से 23 मई। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। ये जो है 17 से 23 मई मनाया गया है, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से गति सीमा वाला आह्वान करता है। तो यह है यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक, यानी सड़क की सुरक्षा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर उतारने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? यह है चाइना ने मार्स रोवर उतार दिया है मंगल ग्रह पर। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। 15 मई 2021 को लाल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झूरोंग उतारने की उपलब्धि सफलतापूर्वक हासिल कर ली है। तो ऐसा करने वाला चीन दूसरा देश बन गया। अभी तक सिर्फ अमेरिका ही मंगल पर अपना रोवर सफलतापूर्वक उतारा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मई 2021 में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब एंड्रिया मेजा को मिला है। वे किस देश की है? वो मैक्सिको की है। आपको बता दें ये मैक्सिको की है एंड्रिया मेजा। तो इन्होंने 2020 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है दोस्तों। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। ये मैक्सिको की एंड्रिया मेजा है जो 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का ताज पहना है। तो आपको बता दें 2019 का मिस यूनिवर्स कौन थी? तो वो थी जोजीविनी टूडी अफ्रीका की। तो भारत की ओर से सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बन चुकी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में
भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं? यह है आपका रमेश पोवार। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। क्रिकेट कंट्रोल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने रमेश पोवार को टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया है। तो बीसीसीआई का बता दें अभी सचिव कौन है? जय शाह, और अध्यक्ष सौरव गांगुली, और मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। स्थापना दिसंबर 1928 को हुआ था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मलेरकोटला को किस राज्य का 23वां जिला बनाया गया? ये है आपका पंजाब। पंजाब का ये मलेरकोटला 23वां जिला बना है। तो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पंजाब का मुख्यमंत्री अभी आप जानते हैं अमरिंदर सिंह है ने ईद उल फितर के मौके पर 14 मई 2021 को मलेरकोटला को राज्य का 23वां जिला घोषित किया है। तो पंजाब का मुख्यमंत्री अभी है कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? यह है आपका केपी शर्मा ओली। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। ये जो है ओली को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी यानी नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने इन्हें प्रधानमंत्री ओली को शपथ दिलाया है। तो ये प्रधानमंत्री के रूप में ओली का तीसरा कार्यकाल है। पहला 2015 में था यानी 15 से 16, और दूसरा 18 से 21, और अब तीसरा 21 से चलेगा। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे मिला है? यह है आपका शकुंतला हरक सिंह। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। ये जो है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट को 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। समुद्री भोजन खाद्य प्रणाली के लिए एक समग्र और पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित किया है, और उन पे शोध के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? यह है यरूशलेम में, यानी ईसा मसीह की स्थल है ये यरूशलेम। तो चलते हैं अगले इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। गाजा स्थित फिलिस्तीन समूह हमास ने अल अक्सा मस्जिद में इजरायली पुलिस और फिलिस्तीन प्रदर्शनियों के बीच संघर्ष विरोध में इजरायल की ओर से लाल रॉकेट दागे थे। तो अभी इजरायल की राजधानी यरूशलेम है, और मुद्रा जो है इजराइल शेकेल है, और यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हर घर जल वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? यह है आपका पुडुचेरी। यहाँ हर घर जल उपलब्ध कर दिया है यहाँ के सीएम साहब ने। तो इसका कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो ये पुडुचेरी ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइपलाइन जल कनेक्शन का लक्ष्य हासिल किया है। इससे पहले गोवा, तेलंगाना तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण घर में जल नल के आपूर्ति कर दी है। तो इसके तहत पुडुचेरी जो है चौथा केंद्र शासित प्रदेश है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यह है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? दोस्तों 12 मई को हर साल नर्स दिवस मनाया जाता है। इसमें जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जानकारी दिया जाता है, और उसी के जन्म के कारण इसको उसके बारे में शपथ दिलाया जाता है प्रत्येक नर्स सिस्टर को। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म 12 मई के कारण उन्हीं की याद में इनको अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। तो इन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो है लेडी विद लैम्प के नाम से भी जाना जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का थीम है, विषय है नर्स ए वॉइस टू लीड ये विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अरब
वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? यह है आपका डॉक्टर तोहेरा कुतुबुद्दीन। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। मुंबई में जन्मी है तोहरा कुतुबुद्दीन। शिकागो विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य के प्रोफेसर थे और 15वां शेख जायद पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। उन्होंने 2019 में लीडन के ब्रिल एकेडमिक पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित अपनी नवीनतम पुस्तक अरबी ऑपरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए पुरस्कार जीती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में अप्रैल 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला है? यह है बाबर आजम। जी हाँ, बाबर आजम ये पाकिस्तानी बाबर आजम जो है आपका क्रिकेटर है, इन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई श्रृंखला के सभी प्रारूपों में उनके लगातार और शानदार प्रदर्शन के लिए अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया है। तो ऑस्ट्रेलियन महिला टीम की विकेट कीपर बल्लेबाज एलिसा हीली को अभी अप्रैल माह का दौरान उनके अविश्वसनीय प्रदर्शन के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ यानी महिला में एलिसा हीली और पुरुष में बाबर आजम को इस मंथ ऑफ द प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? तो ये है आपका दोस्तों 11 मई को 12 मई को नर्स दिवस। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। पूरे भारत में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो इसका जो है सबसे 11 मई 1988 को आयोजित पोखरण परमाणु परीक्षण शक्ति की वर्षगांठ को याद करते हुए हर साल 11 मई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की दौर में। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता ने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? यह है आपका अनुपम खेर। अनुपम खेर को यह पुरस्कार दिया गया है। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट में। अनुपम खेर ने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। फिल्म का निर्देशन प्रसाद कदम द्वारा किया गया है और FNP मीडिया द्वारा निर्मित है। अनुपम के अलावा हैप्पी बर्थडे में अहना कुमारा ने अभिनय किया है। फिल्म ने फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार भी जीता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नेपाल की किस पर्वतारोही ने 25 बार एवरेस्ट को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? यह है कामी रीता। तो शेरप्पा तेजिंग ने भी ये एवरेस्ट पे फतह किया था। अरप्पा शेरप्पा नेपाल के ही हैं ये भी। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। नेपाली पर्वतारोही कामी रीता ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी सबसे अधिक आरोही के लिए अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। 51 वर्षीय रीता ने 1994 में एवरेस्ट पर पहली बार फतह की थी और तब से लगभग हर साल यह यात्रा कर रहे हैं। वह कई शेरपा गाइडों में से एक है जिनकी विशेषज्ञता और कौशल सैकड़ों पर्वतारोहियों की सुरक्षा और सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। माउंट एवरेस्ट पर का नेपाली नाम सागरमाथा और तिब्बती नाम इसका चोलुलग्मा है। तो चलते हैं इसके
अगले क्वेश्चन की दौड़ में हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 में स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया, तो इसके बारे में अगले वीडियो में भी बताए थे क्वेश्चन। ये जो है नाओमी ओसाका है, जापान की टेनिस स्टार है, जबकि ये सानिया मिर्जा भारतीय है और सिनेमा हालाब ये जो है इस पे तो ये तीनों जो है आपका टेनिस स्टार है। तो चलते हैं अगले को इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 जो है नाओमी ओसाका को दिया गया है, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जीता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बारे में तो हम पिछले वीडियो में भी बता दिए थे। नाओमी ओसाका को स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला गया, राफेल नडाल को यानी पुरुष के क्षेत्र में मिला गया था स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार, उसको नाओमी ओसाका को वुमेन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला और विल किंग जी को लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। तो ये था दोस्तों, पिछले वीडियो में ही बताए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 में स्पोर्ट ये तो बता ही दिए हैं, राफेल नडाल को मिला है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ये है एन रंगास्वामी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, वर्तमान में MK स्टालिन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। हर साल 8 मई को दुनिया भर वर्ल्ड जो है माइग्रेटरी वर्ल्ड डे यानी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 का विषय है सिंग फ्लाई शोर लाइक ये वर्ड। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चर्चा में रही राशिकुल्या नदी किस राज्य में है, यह आपका उड़ीसा में है। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। राशिकुल्या नदी उड़ीसा राज्य में है। यह उड़ीसा के कंधमाल और गंजम जिले में पूरे जल ग्रहण क्षेत्र को कवर करती है। ये जो है इस जल में और भी कछुए समुद्री कछुए के बड़े पैमाने पे घोंसला होते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर कौन है, तो T रविशंकर है। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। दोस्तों इसके बारे में पिछले वीडियो में भी बताए थे। इसमें जो है एक गवर्नर होता है शक्तिकांत दास और इसके अलावा 4 जो है डिप्टी गवर्नर होता है, जिसमें आपका महेश कुमार जैन है और MD पात्रा है और M राजेश्वर राव है और T रविशंकर है। तो आपको बताए थे कि RBI का स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुआ और राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में कौन से जानवर का COVID-19 टेस्ट पॉजिटिव आया था, ये था एशियाई शेर। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। भारत में पहली बार COVID-19 के 8 एशियाई शेरों का परीक्षण पॉजिटिव है। तो इसका जांच जो है RT-PCR परीक्षण के सकारात्मक था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम एक दिवसीय 2021 रैंकिंग में कौन से स्थान पर, यानी वनडे में भारत का स्थान अभी 3रा है। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। वनडे चार्ट में 3रे स्थान पे भारत पहुंच गया है, लेकिन भारत ने ICC T20 में 2रे स्थान पे बरकरार है। न्यूजीलैंड टीम ने विश्व चैंपियन इंग्लैंड की जगह ले ली है, जो वनडे में नंबर 1 पे है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पर्याविद नुक्कू फोम को व्हिटली अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है। उनका संबंध किस राज्य से है, यह है आपका नागालैंड। नागालैंड यानी नुक्कू फोम नागालैंड। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। नागालैंड के लोंगलेंग जिले के पर्यावेद नुक्कू फोम को चयन व्हिटली अवार्ड 2021 के लिए चुना गया। यह पुरस्कार ब्रिटेन स्थित व्हिटली फंड फॉर नेचर नामक धर्मार्थ संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है।
इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। यह पुरस्कार नागालैंड में प्रतिवर्ष आने वाले अमूर फाल्कन पक्षियों को स्थानीय शिकारियों से बचाने के लिए एक नए जैव विविधता शांति गलियारे की स्थापना हेतु नुक्कू फोम द्वारा किए गए प्रयासों को मान्यता प्रदान करता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी की गई है। तो यह योजना कब लॉन्च हुआ था दोस्तों? यानी पीएम सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को लॉन्च हुआ था। इसके तहत हर एक किसान को प्रत्येक साल 6,000 यानी 3 किस्त में 2-2 हज़ार करके दिया जाता है दोस्तों, डायरेक्ट खाता में जाता है। तो आप लोग भी इनका लाभ लें। तो इसका स्थापना 24 फरवरी 2019 को हुआ और 2021 में इसकी 8वीं किस्त मिल चुका है दोस्तों। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। जैसा कि मैं बता दिया है, 3 किस्त में 6,000 दिया जाता है। इसे 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया गया था। भारत सरकार ने 100% वित्त पोषित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने किस देश को हॉकी के विकास में अहम योगदान हेतु एटीएन गिलिच पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये है अपना भारत। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। हाल ही में यानी भारत में हॉकी के विकास में योगदान देने हेतु हॉकी इंडिया को प्रतिष्ठित एटीएन गिलिच पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार की घोषणा हॉकी के वैश्विक शासी निकाय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH द्वारा 47वीं कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई है। हॉकी इंडिया भारत में पुरुष और महिला हॉकी गतिविधियों को संचालित करने के लिए शीर्ष स्थान है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष, जैसे कि भाई पहले भी बता चुका हूँ, ज्ञानेंद्र निंगोमबम है और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बेंगलुरु में कुछ समय के लिए सूर्य के चारों ओर एक चमकदार इंद्रधनुषी वलय देखा गया है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसे 24 डिग्री सर्कुलर हेलो कहते हैं। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। तो बेंगलुरु में कुछ क्षणों के लिए सूर्य के चारों ओर एक चमकदार इंद्रधनुषी वलय देखा गया है, जो एक दुर्लभ ऑप्टिकल और वायुमंडलीय घटना थी। इसे 24 डिग्री सर्कुलर हेलो कहा जाता है। तो जिसे मून रिंग या विंटर हेलो के भी नाम से जाना जाता है। तो इसे क्लाइडोस्कोप प्रभाव के रूप में जाना जाता है। इन्हें 22 डिग्री हेलो कहा जाता है। तो ये स्पष्ट हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया? तो ये 29 मई को मनाया गया दोस्तों। तो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट पे चलते हैं। नेपाल द्वारा प्रतिष्ठित 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। ज्ञातव्य है कि 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के पर्वतारोही एडमंड हिलेरी और उनके तिब्बती गाइड तेजिंग नोर्गे द्वारा पहली बार माउंट एवरेस्ट पर 29 मई को चढ़ाई किया था। इसीलिए 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। तिब्बत में चोलुलोगमा और नेपाल में सागरमाथा यानी बर्फ की देवी के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। इसका ऊंचाई नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित तकरीबन 8848 यानी 50 भी कहीं कहीं मिलेगा आपको। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है, जो सबसे ऊंचाई बिंदु माना जाता है। तो इसके जो है कश्मीर अधिकृत POK में स्थित विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत K2 है, जिसकी K2 से 200 मीटर अधिक है। ज्ञातव्य है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित K2 पर्वत की आधिकारिक ऊंचाई 8611 मीटर है। इस पर्वत का नाम भारत के पूर्व महासर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा सुमेलित है?
ब्लैक फंगस कोरोना के बाद बहुत ही प्रभावी है, बहुत ही वायरल हो रहा है न्यूज में। वाइट फंगस भी उसी तरह वायरल हो रहा है। जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ, ये ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस यानी तीनों हो प्रचलित हो चुका है कि कोरोना के बाद ये तीनों वायरस भी आ गया है, इंडिया को सता रहे हैं। तो चलते हैं इसके और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स तो वही है। तो दोस्तों चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? ये आपका असम है दोस्तों, ये असम है दोस्तों। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर असम के मुख्यमंत्री ने भूटान की सीमा से लगे बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र यानी बीटीआर के तहत कोकराझार जिले में रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य के 6ठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया है। राज्य के 5 राष्ट्रीय उद्यान को भी हम बता देते हैं जो असम में है। काजीरंगा बहुत प्रचलित है, मानस भी, और नामेरी भी, औरंग और डिब्रू सेखोवा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये जो है हाल ही में चर्चा में रहा दाहला बांध किस देश में है? ये आपका अफगानिस्तान है, जिसका राजधानी काबुल है। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े बांध दाहला बांध पर कब्जा कर लिया है। दाहला बांध को अर्धांदाब बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के शाहवली कोट जिले में स्थित है। इस बांध का निर्माण 1952 में अमेरिका द्वारा किया गया है। यह बांध अर्घानदाब नदी पर स्थित है। काबुल नदी पर शहतूत बांध के निर्माण हेतु दोनों देशों के बीच समझौता किया गया है। अफगान भारत मैत्री बांध सलमा बांध है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पंचायती राज ने स्वामित्व योजना को देश भर में लागू करने के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है। यह लॉन्च कब हुआ था? दोस्तों ये 24 अप्रैल 2020 को ही हुआ था। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने स्वामित्व योजना को राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू करने के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है। स्वामित्व का पूर्ण रूप होता है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। शुरुआत जो है इसके 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर की गया है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में देहिग पटकाई को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? ये है आपका असम ही दोस्तों। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। असम सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में देलिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को 7वां राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। इसे वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। राज्य के अन्य 6 जैसे कि पहले भी हम बता चुके हैं। आपका 6ठा है रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट जो कोकराझार के करीब में बनाया गया है। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान की संख्या अब असम में हो गया है। तो मध्य प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रत्येक में 9 राष्ट्रीय उद्यान है। असम के गवर्नर अभी जगदीश मुखी है। मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बना है हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि सर्बानंद सोनोवाल का स्थान लिया है। तो आज के लिए ये मेरा 80 क्वेश्चन था जो समाप्त हो गया दोस्तों। तो आज का ये करेंट अफेयर आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आपको कितना मार्क्स आ रहा है वो भी बताइएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।